क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए इवोल्यूशन की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो इवोल्यूशन की पिछली 4 एपिसोड्स में हमने क्या देखा था? हमने देखा कि कैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, कैसे धरती पर जो है वो जीवन बना, कैसे सेल्स बनी। फिर हमने ये भी देखा कि डार्विनिज्म क्या था, डार्विन क्या बतलाना चाह रहे थे। और फिर कई सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठा कि डार्विन ने जो बतलाया वो भी तो एक कहानी हो सकती है क्या? डार्विन ने कोई प्रमाण दिए? आपको बता दूं मैं कि डार्विन की जो बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, केवल और केवल इसी कारण सबसे अधिक चर्चा में रही वो, क्योंकि उसमें प्रमाण बताए गए थे। उसमें इन बातों को बड़ी गहराई के साथ बतलाया गया था। कई सारे एविडेंसेस को बतलाया था उन्होंने, जिन एविडेंसेस के चलते उनकी बातों को सही माना गया। तो आप में से कुछ लोगों ने जो है वो ये बातें लिखी कमेंट में कि सर डार्विन भी तो गलत हो सकते हैं, हम उनकी बातों को आंख बंद करके क्यों माने। तो मैंने आपसे कहा ना कि हम पिछली क्लास में क्या देख रहे थे? हम पिछली क्लास में देखा हमने फॉसिल्स के बारे में बात किया, और अभी हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, कि जैव विकास हुआ था, इसके कुछ प्रमाण हैं या नहीं है, उनको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। यानी डार्विन जो अपनी बातें कह गए, डार्विन ने जो कहा, क्या वो सही है? क्या उनके कोई प्रमाण हैं? और ऐसे क्या कैसे मान ले हम कि डायनासोर रहा करते थे? कहीं ये कोई परिकथा तो नहीं है? कहीं कैसे मान ले हम कि जीवों में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है? हम कैसे मान ले हम कि हमारे पूर्वज अलग तरह के थे, या हम बंदरों से हमारा विकास हुआ? हम कैसे मान ले? बहुत सारे प्रश्न दिमाग में उठते हैं, लेकिन बात इतनी सी है कि प्रमाण सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रमाण। और पिछली क्लास में हमने बात की थी फॉसिल्स के ऊपर, हमने पिछली क्लास में बात की थी फॉसिल्स के ऊपर। और हम क्या देख रहे हैं बेटा? हम देख रहे हैं व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, और उसमें सबसे पहले बात किया था हमने फॉसिल्स के ऊपर। मैंने कहा था कि फॉसिल्स जिस तरह की चट्टानों में देखने मिलते हैं उन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। एक के ऊपर एक परतें जमती चली जाती हैं, और इनमें ही हमको सैंडविच के समान, हमें 2 ब्रेड की स्लाइस के बीच में ऐसे सैंडविच होते हैं, कुछ आप ककड़ी डाल देते हैं, बटर लगा देते हैं, वैसे ही फॉसिल हमको यहां पर देखने मिलते हैं इन परतों के बीच में। हर परत का अपना एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, यानी जो सेडिमेंट्री रॉक है उसकी हर परत का अपना एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, और वही टाइम स्केल उस फॉसिल के साथ में जुड़ा होता है। ठीक है, हमने देखा था कि फॉसिल कई तरह के होते हैं। पेट्रीफाइड फॉसिल्स होते हैं, ठीक है, हमने पेट्रीफाइड फॉसिल्स के बारे में बात किया। हमने बात किया था मोल्ड और कास्ट के बारे में बात किया था हमने, ठीक है, हमने कार्बन फिल्म्स के बारे में बात किया था। हमने बात किया था कि ऐसे फॉसिल्स जो प्रिजर्व हो गए, जो जिस समय उनके ऊपर कोई ऐसी कोटिंग बन गई जिसके चलते वो प्रिजर्व हो गए, उसके बारे में बात किया था हमने यहाँ पे, ठीक है ना। और हमने ये भी देखा था कि फॉसिल्स की आयु का पता लगाने के लिए यदि 30,000 ईयर के अंदर कहानी चल रही है, यानी जो पूरी स्टोरी है वो 30,000 साल के अंदर है, तो कार्बन 14 का हम, कार्बन 14 का हम उपयोग करते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास है। हाल ही में सब वैज्ञानिक जो है सबसे लेटेस्ट टेक्निक यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस टेक्निक। के इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस टेक्निक इज द मोस्ट एडवांस टेक्निक, जिससे कि हम अधिक सटीक तरीके से हम जो है फॉसिल्स की एज का पता लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, हम के कुछ शब्दावली को समझने की हम कोशिश करते हैं। एक वर्ड है ओंटोजनी के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओंटोजनी? ओंटोजनी का मतलब क्या होता है? ओंटोजनी वर्ड का मतलब होता है डेवलपमेंट फ्रॉम एम्ब्रो टू एडल्ट, के यानी एम्ब्रो से एडल्ट का विकास जो होता है वो ओंटोजनी कहता है। मतलब जो एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट है, मतलब ये है कि जो भी एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट है, एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम ओंटोजनी कहते हैं। के फाइलोजनी वर्ड का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीसीज और ग्रुप ऑफ स्पीसीज के, यानी ये जैव विकास को बतलाता है, किस प्रकार से विकास हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने ओंटोजनी वर्ड मतलब एम्ब्रोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करें, कैसे एम्ब्रो से एडल्ट का विकास हुआ है, कैसे जाइगोट से एम्ब्रो बना और एम्ब्रो से जो है वो एक एडल्ट का विकास हुआ, एक इन्फेंट का विकास हुआ, ठीक है। हम बात करते हैं
फाइलोजेनी की। तो फाइलोजेनी में हम बात करते हैं हमारे पूर्वज क्या थे, कैसे हमारा जैव विकास हुआ, उसकी बात करते हैं हम। फिर एक वर्ड आता है टैक्सोनॉमी, ठीक है, ऑर्डर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के, जब हम लक्षणों के आधार पर जीवों के समूह बनाते हैं, जब हम लक्षणों के आधार पर जीवों के समूह बनाते हैं, उन्हें क्लासिफाई करते हैं, तो उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। हर एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप को हम एक टैक्सॉन कहते हैं, हर एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप को हम एक टैक्सॉन कहते हैं, ठीक है। बेसिक्स है बायोलॉजी का। सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है, जब हम जो है जो भी हमने ग्रुप बनाए हैं टैक्सोनॉमी करने पर, हमने जो भी ग्रुप बनाए हैं उन ग्रुप के साथ में हम उसकी पिछली कहानी को वो जोड़ते हैं कि किसके बाद किस ग्रुप का विकास हुआ होगा, कौन सा ग्रुप किससे लिंक्ड है, किससे डेवलप होकर आया है, तो वहां पर हम सिस्टमैटिक्स वर्ड यूज करते हैं। मतलब ये है कि केवल जीवों का क्लासिफिकेशन करोगे आप तो टैक्सोनॉमी बोलोगे, आप क्या बोलोगे उसे, टैक्सोनॉमी बोलोगे। लेकिन जैसे सिस्टमैटिक्स वर्ड आपने इस्तेमाल किया, मतलब आपने वहां पर उनके बीच में इवोल्यूशन के संबंध भी स्थापित कर दिया आपने, ठीक है। अब ये सब क्यों बतलाया आपको मैंने, क्योंकि एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है जो नीट के फील्ड में हम बोले या मेडिकल एंट्रेंस के फील्ड में बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, बड़ा प्रसिद्ध कथन है और ये हमें मालूम होना चाहिए। स्टेटमेंट है ओंटोजेनी रिकैपुलेट्स फाइलोजेनी के। रिकैपिटुलेट्स का मतलब होता है रिपीट करना, दोहराना, रिपीट करना, ठीक है, रिपीटेशन करके। रिकैपिटुलेट का मतलब होता है रिपीट करना, दोहराना, रिपीटेशन का होना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है हैकल ने दिया, इस स्टेटमेंट को जो है वो हैकल ने दिया, हैकल ने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि ओंटोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी के। ओंटोजेनी मतलब एक जीव का जो भ्रूणी विकास है वो उसके इवोल्यूशन के इतिहास को बतलाता है। मतलब वो कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का जो एमब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसके पूर्वजों की कहानी को भी बतलाता है, एमब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट को बतलाता है। वो कहते हैं कि जब एम्ब्रियो का विकास है, उन्होंने कहा कि जो फिश का एम्ब्रियो है, रेप्टाइल्स का एम्ब्रियो है, बर्ड का एम्ब्रियो है, ह्यूमन का एम्ब्रियो है, ये आपस में सिमिलरिटी रखते हैं। और ये जब एक मनुष्य का विकास होता है तो एक अवस्था में उसका एम्ब्रियो जो है वो फिश के समान दिखाई पड़ता है, फिर रेप्टाइल्स के समान दिखाई पड़ता है, फिर बर्ड के समान दिखाई पड़ता है और फाइनली ह्यूमन में डेवलप होता है। मतलब यह बतलाता है कि किस प्रकार से जीवों का विकास हुआ होगा, ऐसा हैकल का मानना था। उनका कहना था कि यदि आप एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जीवों के बीच में सिमिलरिटी है और जीव जो है वो वास्तव में जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई, लेकिन वो एम्ब्रियो के अंदर देखने मिलता है हमें कि एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता तो वो अपने से पहले के सारे पूर्वजों की अवस्थाओं को वो शो करता है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम द थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन, ठीक है। इसे हम बायोजेनेटिक लॉ भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसे एम्ब्रियोलॉजिकल पैरेललिज्म भी कहते हैं। दोनों वर्ड, ये दोनों तीनों वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। इसे थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन भी कहते हैं, बायोजेनेटिक लॉ भी कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल पैरेललिज्म भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा हैकल बोलते थे कि ओंटोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, इसका मतलब यह है कि डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ एन एनिमल फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू गेस्टेशन और हैचिंग ऑन, जितना भी इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का फेज है, गोज थ्रू स्टेजेस रिजेंबलिंग और रिप्रेजेंटिंग सक्सेसिव एडल्ट स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ द एनिमल्स रिमोट एंसेस्टर। मतलब वो क्या दिखलाता है, वो दिखलाता है कि एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो ये बतलाता है कि उसके पहले के पूर्वज जो है उसके इवोल्यूशन में वो किन तरह के जीवों की अवस्थाओं से गुजरा है और कैसे वो इवॉल्व किया है। मतलब वो ये बतलाता है कि एक समय वो मछली के समान दिखाई पड़ेगा, फिर एम्फीबिया के समान दिखाई पड़ेगा, रेप्टाइल्स के समान दिखाई पड़ेगा, ऐसा हैकल का मानना था, ठीक है। लेकिन देखिए, अब ध्यान से देखिए, आपके वो कहते हैं, हैकल कहते हैं कि आप गौर से देखिएगा कि सारे एम्ब्रियो स्टेज फर्स्ट में सारे एम्ब्रियो एक समान दिखाई पड़ रहे हैं, स्टेज सेकंड में भी बड़ा माइनर डिफरेंस है। जब स्टेज थर्ड में एम्ब्रियो पूरा मैच्योर होने में आता है तब आपको थोड़े थोड़े अंतर देखने वहां पर मिलते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सारे के सारे जो है वो ये सिमिलरिटीज जो है वो इवोल्यूशन की ओर इशारा करती है, ठीक है। लेकिन वॉन बियर इनकी बात नहीं माने, ठीक है। वॉन बियर अपने समय के सबसे फेमस एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। कार्ल अर्न्स्ट वॉन बियर ने जो है वो कहा कि उन्होंने बतलाया कि उन्होंने जो एम्ब्रियोलॉजी पर काम किया, जो कुछ बतलाया उसे हम बोलते हैं लॉज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और इन्होंने साफ साफ मना किया, इन्होंने कहा कि रिकैपिटुलेशन थ्योरी जो है वो सही नहीं है। मतलब ये बात जरूर है
कि शुरुआती एम्ब्रियो सिंपल होते हैं, यानी जो जब भी कभी एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ना, तो शुरुआती एम्ब्रियो जो है वो सिंपल होते हैं, इसलिए वो एक समान दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे जीव का विकास आगे होता है, एम्ब्रियो का आगे डेवलपमेंट होता है, तो वो अपने असली रूप में आता है, जो पहले वाले जीवों से समानता नहीं दर्शाता है। तो इन्होंने जो है वो ओंटोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी का विरोध करने वाले साइंटिस्ट का नाम था वॉन वियर, इन्होंने इसको रिजेक्ट किया। ठीक है, अब देखो हैकल बोल रहे थे कि देखो भाई ऐसा है कि एक फिश का जो एम्ब्रियो है वो पूरा फिश के वो एग से एम्ब्रियो बनेगा और फिश को के फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। फ्रॉग जो है, फ्रॉग का एम्ब्रियो एक समय फिश के समान दिखाई पड़ेगा। वर्ड का एम्ब्रियो जो है एक समय फिश और फ्रॉग के समान दिखाई पड़ेगा। और जो मतलब कहने का मतलब ये कि एम्ब्रियो हर अवस्थाओं से गुजरता है, ऐसा हैकल ने कहा। लेकिन बॉन बियर ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि शुरुआती अवस्थाओं में दीज आर दी सिंपल स्टेप, साधारण अवस्थाओं में सिंपल स्टेप में एम्ब्रियो एक समान हमको जरूर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो इसलिए होता है क्योंकि एम्ब्रियो वहां पर सिंपल अवस्थाओं में होता है जहां पर ज्यादा कुछ डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते। तो वॉन बियर ने रिकैपिटुलेशन थ्योरी को मानने से मना कर दिया। अब एनसीईआरटी क्या लिखता है इसके ऊपर, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय अर्न्स्ट हैकल बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट के। देखिए इवोल्यूशन के संदर्भ में जो है भ्रूणी प्रमाण एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस जो है अर्न्स्ट हैकल ने दिए थे, और इस आधार पे दिए थे। उन्होंने कहा था कि जो वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो हैं जब वो अपने डेवलपमेंट अवस्था से गुजरते हैं तो कुछ ऐसे फेजेस को दिखलाते हैं जो एडल्ट के अंदर एब्सेंट होती है, एडल्ट में हमको देखने नहीं मिलती है, लेकिन उन एम्ब्रियो में कॉमन रूप से हमें देखने मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि embryo of all vertebrates including human develop a row of vestigial gill slit behind the head but it is functional organ only in fish। जैसे कि हम लिखते हैं pharyngeal gill slits का मिलना कॉर्डेटा की विशेषता है, तो वो कहते हैं pharyngeal gill slits जो है वो ह्यूमन के एम्ब्रियो में भी होती है, रेप्टाइल्स के एम्ब्रियो में भी होती है, एम्फीबिया के एम्ब्रियो में भी होती है, फिश के एम्ब्रियो में होती है, लेकिन वो pharyngeal gill slits केवल फिश के काम आती है, बाकी हमारे काम तो वो आती नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लक्षण हमारे पास क्यों है, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों का लक्षण है। तो ये इवोल्यूशन को शो करता है। हालांकि लिखा है इसमें हाउएवर दिस प्रपोजल वाज डिसअप्रूव्ड ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म बाय कार्ल अर्न्स्ट वॉन वियर। ये स्टेटमेंट पूरा बेटा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है के जो मैंने बताया ना बेटा, रिकैपिटुलेशन थ्योरी, ओंटोजेनी, रिकैपिटुलेस, फाइलोजेनी, ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है और ये पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है के। तो वॉन वियर ने इसको रिजेक्ट किया। He noted that embryo never passed through adult stages of other animal। उन्होंने बताया कि एम्ब्रियो कभी भी दूसरे एनिमल्स की एडल्ट अवस्था से नहीं गुजरता है। वो एम्ब्रियो इसलिए समान दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वो सिंपलेस्ट होते हैं उस समय। ठीक है, फिर बात करते हैं और क्या एविडेंस। चलो भैया एम्ब्रियोलॉजी वाला तो कंट्रोवर्सी में पड़ गया, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस कंट्रोवर्सी में पड़ गया, लेकिन तब भी इस बात से मना हम नहीं कर सकते हैं कि शुरुआती अवस्थाओं में एम्ब्रियो एक समान होते हैं। तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि पूर्वज हमारा कॉमन रहा होगा। अब हम अगले एविडेंस पे आते हैं। वो एविडेंस है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, मतलब जीवों की हम जो है वो शारीरिक रचना की बात करें। जब आप देखो बेटा ध्यान से बात सुना, जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, हम आकारिकी की बात करते हैं, मतलब बाहरी रूप की बात करते हैं, बाहरी रूप की बात करते हैं। जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं हमके, तो हम क्या करेंगे, जीवों के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को और बाहरी लक्षणों को हम आपस में मैच करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे क्या कोई संबंध है इनके बीच में। देखिए comparative anatomy and morphology shows similarities and differences among organisms of today and those that existed years ago। के मतलब आज यदि हम जो है वो तुलनात्मक अध्ययन करें, आज हम यदि कंपैरेटिव स्टडी करें, किसकी स्टडी करें कंपैरेटिव, हम कैरेक्टर्स की, कि एनाटॉमिकल कैरेक्टर की बात करें, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करें, तो हमें कई सिमिलरिटी देखने मिलेंगी, कई डिसिमिलरिटी देखने मिलेंगी आज के जीवों के बीच में भी और हमारे पूर्वज जो जीव थे उनके भी, उनसे भी। ठीक है ना। Such similarities can be interpreted to understand whether common ancestor bear shared or not। अब देखो ये जो सिमिलरिटीज है वो इसके इस फंडामेंटल पर बेस्ड है कि हमारे पूर्वज जो है वो एक थे या नहीं थे, यानी कितना क्लोजली हम रिलेटेड हैं। Such similarities can be interpreted to understand whether common ancestor were shared or not। देखिए कोई भी दो जीव जिनका पूर्वज एक रहा है, देखो कभी ना कभी हम सबका पूर्वज एक रहा है,
लेकिन जितना हम आगे जाएंगे तो हम बोलेंगे से हम बोले कि ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए प्राइमेट्स, हम प्राइमेट्स हैं, ठीक है। तो हम कहां किससे मैच करते हैं? हम चिंपैंजी से, एप से, मंकीज से हम मैच करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पूर्वज होगा वो निश्चित तौर पे मंकी के समान होगा, है ना। फिर मंकी की को हम कंपेयर करें दूसरे एनिमल से तो हम बोलेंगे भाई कि हम जैसे मैमल्स की बात करें तो मैमल्स का जो है वो ग्रुप जो है उनका पूर्वज एक रहा होगा जिससे सारे मैमल्स बने। रेप्टाइल्स का एक पूर्वज रहा होगा जिससे सारे रेप्टाइल्स बने, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं? हम ये कैरेक्टर्स की कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि यदि हम एक बड़ी जो है वो एनिमल किंगडम में से हम पढ़ते हैं कि बर्ड्स, पक्षी जो है, वर्ड्स जो है वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं, एंड द वर्ड्स आर द ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। हक्सले का स्टेटमेंट है कि जो पक्षी हैं वो महिमा मंडित रेप्टाइल्स हैं, एंड एवरी वर्ड इज ए रेप्टाइल। उनका बोला था कि द वर्ड्स आर द ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। कैसे? क्या सबूत हमारे पास? सबूत यह है कि पक्षियों के पैर में जो स्केल्स देखने मिलते हैं वो स्केल्स उस बात का एविडेंस है। फॉसिल मिलता है आर्कियोप्टेरिक्स का, वो इस बात का एविडेंस है। तो कई बार सिमिलरिटी देख के, डिसिमिलरिटी देख के हम जो है ग्रुप्स को बनाते हैं और हम पता लगाते हैं कि इवोल्यूशन में क्या संबंध रहा होगा। तो चलिए थोड़ा सा इसको विस्तार से देखते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए वेल्स, ठीक है, ब्लू वेल की बात कर रहे हैं, वेल के मैमल्स होता है। बैट, चमगादड़ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चीता और ह्यूमन सभी मैमल्स हैं। शेयर्ड सिमिलरिटी इन द पैटर्न ऑफ बोन ऑफ फोर लिम्ब के सबके। अब देखो वेल क्या होती है? वेल तो पानी के अंदर रहने वाला, यानी धरती पर सबसे बड़ा एनिमल, हमारी अर्थ पर सबसे बड़ा जो एनिमल है वो ब्लू वेल है, वाटर के अंदर है, ठीक है। तो ब्लू वेल जो है, उस ब्लू वेल की यदि हम बात करें तो ब्लू वेल जो है उसमें आगे फ्लिपर होते हैं। फ्लिपर क्या होते हैं? वो सील में, ब्लू वेल में आगे का अगले अपर लिम्ब जो है वो फ्लिपर कहलाते हैं, तैरने में हेल्प करते हैं, उसको देख लो आप। चमगादड़ के अपर लिम्ब जो होते हैं उनमें पेटेजिया, एक स्किन फोल्ड होता है, वो उड़ने में हेल्प करता है उसको, बैट को, ठीक है। चीता का अपर लिम्ब दौड़ने में हेल्प करता है। ह्यूमंस के अपर लिम्ब फ्री हैं, पेन पकड़ने का काम कर रहे हैं। और ये ताकत, सबसे बड़ी ताकत दुनिया में पेन में ही है। कलम से बड़ा कोई ताकतवर नहीं है, पढ़ने से अच्छा कोई काम नहीं है, ठीक है। भले ही आप 2-4 घंटा पूजा पाठ ना करते हो, लेकिन 2-4 घंटा ईमानदारी से पढ़ते हैं ना, वो ज्यादा भारी है, क्योंकि आप समाज में कुछ अच्छा करेंगे, कोई योगदान देंगे और किसी की दुआएं आपको मिलेंगी। और उससे बड़ी बात कोई दूसरी, खुद दुआ मांगना और कोई आपके लिए दुआ मांगे, दोनों में फर्क होता है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे हमने क्या देखा। हमने एनसीईआरटी का ही इमेज यहां पे लिया। हमने आदमी के मैन का अपर लिम्ब देखा, चीता का अपर लिम्ब देखा, वेल का अपर लिम्ब देखा और बैट, चमगादड़ का अपर लिम्ब देखा। सब में बोन का पैटर्न सेम है, सब में बोन का साइज में फर्क हो सकता है, पर पैटर्न ऑफ बोन यानी अपर लिम्ब का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। मतलब ये क्या शो करता है? अब देखो ये काम अलग अलग है, इसका काम अलग है, वेल के अंदर, बेट के अंदर काम अलग है, चीता में कम है और मैन में काम अलग है, यानी अपर लिम्ब चारों में डिफरेंट प्रकार से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका इंटरनल स्ट्रक्चर, उनकी आंतरिक संरचना एक है। मतलब ये क्या करता है? ये कहलाता है, इसे बोलते हैं हम होमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। होमोलॉजी का मतलब होता है कि दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन ओरिजिन, के ये ओरिजिन में समान होंगे, उत्पत्ति में समान होंगे, ठीक है। तभी तो बेटा एक समान दिखाई पड़ रहा है, भले ही काम अलग अलग कर रहे हैं। यानी आप काम को देख के तो कंफ्यूज कर जाओगे, आप बोलोगे अरे ये तो अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन इनके इंटरनल स्ट्रक्चर एक समान है, जो कि कॉमन ओरिजिन की ओर इशारा करते हैं। होमोलॉजी क्या बतलाती है? होमोलॉजी बतलाती है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। होमोलॉजी बतलाती है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को, कि अलग अलग दिशाओं में जैव विकास हुआ। यह बतलाती है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को, कि अलग अलग दिशाओं में जैव विकास हुआ, और इसीलिए जो है वो अलग अलग काम कर रहे हैं, क्योंकि जिसकी जो सी रिक्वायरमेंट थी, चीते को दौड़ना था अपने शिकार को पकड़ने के लिए, तो उसका अपर लिम्ब दौड़ने में हेल्प कर रहा है, कि वेल को तैरना था, तैरने में हेल्प कर रहा है, चमगादड़ को उड़ना था, उड़ने में हेल्प कर रहा है, और हमारे अपर लिम्ब फ्री कर लिए, क्योंकि हम बाइपेडल लोकोमोशन करते हैं, 2 पैरों पर चलते हैं, हम इससे दुनिया कंट्रोल कर रहे हैं। सिमिलर इन ओरिजिन, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, बट डिफरेंट इन फंक्शन, होमोलॉजी है। डाइवर्जेंट यानी एक कॉमन पूर्वज से अलग अलग दिशाओं में जैव विकास गया, इसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो बेटा, बिल्कुल बेसिक फंडा दिमाग में एकदम रहना चाहिए कि होमोलोगस स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब दे एग्जिबिट सिमिलर फॉर्म एंड फंक्शन इन डिफरेंट एनिमल के, ये डिफरेंट एनिमल में सिमिलर जो है सिमिलर
होमोलोगस स्ट्रक्चर, ये उल्टा लिख दिया इसमें के, चलो मैं आपको बताता हूँ होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं। हम एक काम करते हैं, हम इसको स्टेटमेंट को ठीक करते हैं, कंफ्यूज मत करना आप, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम जो है वो ऐसी टाइपो एरर्स हो सकती हैं, तो हम उसको ठीक कर लेते हैं ना, हम थोड़ी ना गलती कर देंगे। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मतलब हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर दे आर सिमिलर इन ओरिजिन, सिमिलर इन ओरिजिन बट में डिफर इन फंक्शन, में डिफर इन फंक्शन, कारण में डिफर कर सकते हैं इसके, और ये शोज दी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को दर्शाते हैं, ठीक है ना बेटा, क्लियर। चलिए मैंने कहा ना आपसे, आप देखो ना अलग अलग काम के, हॉर्स के जो है लिम्ब अलग काम कर रहा है, अपर लिम्ब के हम देख रहे हैं, फ्रॉक का देख रहे हैं आपके, हम अलग। तो अपर लिम्ब जो होते हैं यदि हम देखें तो उसको उसका मेन बोनी स्ट्रक्चर जो है वो एक समान होगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर। देखिए ना हम देख रहे हैं ये, ठीक है। Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. आप देख रहे हैं वर्ड्स के ऊपर लिम्ब देख रहे हैं आप, बैट्स के देख रहे हैं आप, ह्यूमंस के देख रहे हैं आप, क्या जो क्या शो करता है, जो होमोलॉजी को शो करता है। क्या लिखा देखिए एनसीईआरटी में, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के, दो दीज फोर लिम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन दीज एनिमल। देखिए साफ साफ सी बात है, जो अपर लिम्ब चीता का है, अपर लिम्ब मैन का है, अपर लिम्ब जो कि किसका है, वेल का है, अपर लिम्ब बैट का है, अलग अलग काम करता है, परंतु दे आर सिमिलर इन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। इनकी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, इनकी जो है शरीर रचना विज्ञान है, जो इनका शरीर रचना विज्ञान है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, वो सिमिलर है के। ऑल ऑफ देम हैव ह्यूमरस, सब में ह्यूमरस बोन होती है, रेडियस होती है, अल्ना होती है, कार्पल होती है, मेटाकार्पल होती है, फेलेंज होती है, और ये सब है इनका जो बोनी स्ट्रक्चर है, जो बोनी सेटअप है पूरा, वो एक समान है। तो सिंपल सी बात है, एक समान सेटअप मतलब एक समान ओरिजिन से ये डाइवर्सिफाई किए होंगे। हेंस इन दीज एनिमल्स द सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब एक ही स्ट्रक्चर अलग अलग दिशाओं में वो डेवलप हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, एडॉप्टेशन के चलते हुआ, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग वो डेवलप हुआ है। तो क्या बोला इसको हमने कहा कि ये है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम होमोलोगस कहते हैं। वेरी वेरी आईएमपी, देखो बेटा जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट थी उसने वैसा काम कर लिया, है ना। चीता को दौड़ना था तो दौड़ने के लिए डेवलप कर लिया, ठीक है। बैट चमगादड़ को उड़ना था, वैसा डेवलप हो गया। तो मतलब स्ट्रक्चर कॉमन है सारे के सारे, इसमें आपका जो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, सारी बोन, फेलेंजेस, सारी बोन कॉमन है, लेकिन काम अलग अलग हो रहा है। तो सिमिलर इन ओरिजिन, डिफरेंट इन फंक्शन, मतलब जैव विकास कैसे गया, जैव विकास ऐसा हुआ। ये कॉमन पूर्वज था, ये कॉमन पूर्वज था, इससे एक ये है कि अलग अलग दिशाओं में के। तो कॉमन पूर्वज होने से क्या हुआ, स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी देखने मिली। डाइवर्जेंट अलग अलग दिशाओं में फैल गया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं इसको हम। होमोलोगस ऑर्गन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। देखिए दिस इज द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। One ancestor stock evolved into two species which continue to evolve and become less and less like over time। क्या तो ये पूरा का पूरा जो है मतलब एक कॉमन पूर्वज से अलग अलग दिशाओं में विकास हुआ, और यहां पर हमको होमोलोगस ऑर्गन जो है वो देखने मिलते हैं। होमोलॉजी का संबंध डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से है, होमोलॉजी का संबंध डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से, ठीक है बेटा। तो होमोलॉजी क्या शो करता है, कॉमन एंसेस्टर को शो करता है। तो होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। अदर एग्जांपल्स आर वर्टिब्रेट हार्ट टू ब्रेन, वो भी समान है के। वर्टिब्रेट्स के हार्ट्स देखें आप, ब्रेन को देखें आपके, तो वहां भी आपको होमोलॉजी देखने मिलता है, ठीक है। प्लांट्स में, पौधों में यदि एग्जांपल ढूंढेंगे तो थॉर्नेट के मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड होता है, टेंड्रिल्स मॉडिफाइड बर्ड होते हैं इनके। मतलब ये है कि जो लीफ के एक्सेस में जो एक्सिलरी बर्ड होती है वो मॉडिफाइड होकर थॉर्न बन जाती है, कांटा बन जाती है, वही टेंड्रिल बन जाती है। कि बोगनवेलिया में कांटे देखने मिलते हैं, कुकुरबिटा में हमको टेंड्रिल देखने मिलते हैं, जो होमोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं बेटा एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा, एग्जाम में ये आएगा, ठीक है।
ये एग्जाम में बेटा आएगा, मतलब इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है के। तो बोगनवेलिया में आप देख रहे हो बेटा थॉर्न दिखाई पड़ रहा, कांटा दिखाई पड़ रहा है आपको। ठीक इसी जगह पर जो है कुकुरबिटा में यहाँ पे टेंड्रिल, ये टेंड्रिल दिखाई पड़ रहे हैं आपको, जो स्प्रिंग के समान होते हैं, सपोर्ट को पकड़कर ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं। तो बोगनवेलिया के थॉर्न, कुकुरबिटा के टेंड्रिल जो है दोनों अलग अलग है, दोनों के फंक्शन अलग। जो थॉर्न होते हैं ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, थॉर्न जो होते हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और टेंड्रिल जो होते हैं क्लिम्बिंग में हेल्प करते हैं, ये सहारा देते हैं, क्लिम्बिंग में हेल्प करते हैं। इनके सिमिलर ओरिजिन समान है इनका, लेकिन इनके फंक्शन अलग अलग हैं। तो ये होमोलोगस ऑर्गन है और ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। ठीक है, होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जबकि एनालॉजी का संबंध, एनालॉगस ऑर्गन का संबंध किससे होता है, वो अपोजिट होता है, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। मतलब ये है कि पक्षियों के उड़ने वाले पंख और कीटों के उड़ने वाले पंख के जो इंसेक्ट के विंग्स है, यानी विंग्स ऑफ इंसेक्ट, हम बात करें विंग्स ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, विंग्स ऑफ बर्ड्स, दोनों के दोनों उड़ने में हेल्प करते हैं। मतलब दोनों का फंक्शन सेम, फंक्शन सेम फंक्शन है। ठीक है, चाहे आप बात करें पक्षियों के पंख की बात करें, आप चाहे आप कीटों की, इंसेक्ट के पंख की बात करें, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में कोई समानता नहीं है। दोनों को उड़ना है इसलिए ये डेवलप हो गए, कैसे डेवलप हुए हैं वो अलग अलग ऑर्गन्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब ये कि इनके पूर्वज कॉमन नहीं है, तभी इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी देखने नहीं मिलती। मतलब ये कि इंसेक्ट का पूर्वज उड़ने में हेल्प किया, आगे चल के इवॉल्व करके, वर्ड का पूर्वज मतलब ये है कि दोनों के दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में उड़ने वाले, हमने कहा फ्लाइंग पार्ट बन गए, उसमें डेवलप हो गए के। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब ओरिजिन के पॉइंट अलग अलग हैं, जो ओरिजिन है वो अलग अलग पॉइंट से हुआ है, लेकिन एक समान फीचर होने के कारण हमें दिखाई पड़ रहे हैं एक जैसे। ठीक है, तो ये होते हैं एनालॉगस ऑर्गन होते हैं। क्या लिखा है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, तितली के पंख और पक्षियों के पंख एक समान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनमें एनाटॉमी के लेवल पे, इनमें शरीर रचना विज्ञान के स्तर पर जाके बात करें तो इनमें कोई भी समानता देखने नहीं मिलती है। और लेकिन ये काम सेम करते हैं, पर सिमिलरिटी देखने हमको नहीं मिलती है। ठीक है, देखिए आप देख रहे हैं कि आपको जो है वो बटरफ्लाई के विंग्स दिखाई पड़ रहे हैं, चमगादड़ के पंख दिखाई पड़ रहे हैं आपके। तो आप इनमें क्या कोई समानता है, केवल एक ही समानता है कि दोनों उड़ने में हेल्प करते हैं, बाकी इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई समानता यहां पर नहीं होती है। ठीक है ना, तो इंसेक्ट के विंग हुए, बर्ड्स के विंग्स हुए और बैट के, चमगादड़ के विंग हुए, ये एनालॉगस स्ट्रक्चर में शामिल होते हैं वो। क्या क्लियर, ठीक है ना, एनालॉगस स्ट्रक्चर में बताइए शामिल होते हैं, ये एनालॉगस स्ट्रक्चर में शामिल होते हैं। अब देखिए आपके ना, हम बात करते हैं कि अब इनमें सिमिलरिटी नहीं है बेटा इनमें, लेकिन ये जो है क्या शो करते हैं, ये एनालॉगस ऑर्गन को शो करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हमने कहा आपसे कि जो एनालॉगस ऑर्गन है वे कैसे होते हैं बेटा, एनालॉगस जो ऑर्गन होते हैं दे शोज दी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के। ये क्या करते हैं, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है कि एक दिशा में विकास, और ऐसा इसलिए होता है कि वो एक समान देखो, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब है कि जीव को अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन का सामना करना पड़ा। मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है कि एंसेस्टर जीव से जो ऑर्गेनिज्म बने उन्हें अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन का सामना करना पड़ा, और अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने अलग अलग फीचर डेवलप कर दिए। एंसेस्टर एक था, पूर्वज एक था, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन का सामना किया, अलग अलग कैरेक्टर बन गए। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्स कर गए, वो डाइवर्सिटी देखने मिली हमें। होमोलोगस ऑर्गन, ओरिजिन में समान, फंक्शन अलग अलग, लेकिन एक ही इन्वायरमेंटल कंडीशन है, अलग अलग जीव वहां आके बस गए। एक इन्वायरमेंटल कंडीशन में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म वहां आ गए हैं, और अब क्या हो रहा है, वहां उस जगह सरवाइव करना है तो एक तरह का कैरेक्टर चाहिए, और सारे जीव उस तरह के कैरेक्टर को बनाने लगे। तो क्या होगा, सब जीवों में उस इन्वायरमेंटल कंडीशन का इफेक्ट पड़ा, और डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ने वो कॉमन कैरेक्टर डेवलप करने लगे। तो इससे क्या बन गया, इससे कन्वर्जेंट, एक दिशा की ओर विकास हुआ। तो इसे क्या बोला हमने, इसे एनालॉगस ऑर्गन कहा हमने। ठीक है, देखिए एनालॉगस स्ट्रक्चर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन, इसलिए उनमें सिमिलरिटी हमको देखने मिलती है। और एनालॉजी के एग्जांपल क्या है, ऑक्टोपस की आंख और हमारी आंख में, कोई मैमल्स की आंख में जो है दोनों के दोनों देखने का काम करती है, दोनों विजन में इन्वॉल्व हैं, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर में काफी बड़ा अंतर होता है। क्या, फिर वैसे ही हम बात करते हैं कि जो है डॉल्फिन के फ्लिपर या पेंगुइन, हमने देखा था इमेज में, देखो हम देखा था डॉल्फिन के फ्लिपर देखिए आप, और जो है वो पेंगुइन के देखिए आपके।
ठीक है, ठीक है। दोनों फ्लिपर जो होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, ये भी जो है वो एनालॉगस में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, डॉल्फिन के और जो फ्लिपर्स और पेंगुइन के फ्लिपर जो होते हैं ये भी एनालॉजी के अंदर शामिल किए जाते हैं। ठीक है, दोनों का जो है वो ओरिजिन सेम नहीं है, परंतु इनके फंक्शन जो है वो सेम, फंक्शन इनके सेम होता है। ठीक है ना, देखिए ये ऑक्टोपस, ये हम देख रहे हैं ऑक्टोपस की आई देख रहे हैं बेटा हम, और ये ह्यूमन आई को देख रहे हैं यहाँ पे हम। क्लियर, ठीक है, ह्यूमन आई को देख रहे हैं। ऐसे यदि बायोलॉजी में बात करें, बॉटनी में बात करें, तो हम क्या पाते हैं कि पोटैटो और स्वीट पोटैटो के दोनों जो होते हैं, दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों को स्टार्च को स्टोर करना है। जो पोटैटो है, आलू है, वो अंडरग्राउंड स्टेम है, जबकि जो स्वीट पोटैटो है वो अंडरग्राउंड रूट है, कि वो एक रूट है, जबकि पोटैटो जो है वो क्या है, वो जो है वो एक जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबर बोलते हैं इसको हम। ठीक है ना, और ये क्या है, ये जो है अंडरग्राउंड जो है वो जो है रूट हेड के। तो दोनों का फंक्शन सेम है, स्टार्च को इकट्ठा करना है, लेकिन दोनों का ओरिजिन अलग अलग है। एक जो है वो स्टेम का पार्ट है, दूसरा जो है रूट का पार्ट है। ठीक है, अब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में हमको अंतर बेटा पता होना चाहिए, और अच्छे से नोट कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, हम कंफ्यूज ना करें, इसलिए 2 कॉलम डालते हैं बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा जो है वो अलग से टेबल नहीं दे रखा है, पर हमको टेबल बनाना चाहिए ताकि हम एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो 2 कॉलम बना लो बेटा, एक तरफ लिखो, अरे नोट करो कॉपी में, सिर्फ मैं ही मेहनत करूंगा क्या। पहले कॉलम में लिखो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, दूसरे कॉलम में लिखो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। हाँ भैया, मुंह से पेन बाहर निकालो और कॉपी पे लिखना शुरू करो आप। ठीक है, पहले कॉलम में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, दूसरे में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब पहले कॉलम में पहला पॉइंट लिखो डिफरेंट एंसेस्टर के। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में अलग अलग पूर्वज होते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में लिखा हमने कॉमन एंसेस्टर, एक ही सामान्य पूर्वज होता है, एक ही सामान्य पूर्वज होता है। ठीक है, अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में दूसरा पॉइंट लिखेंगे कन्वर्स टू प्रोड्यूस एनालॉगस स्ट्रक्चर। ये एनालॉगस संरचनाओं को बनाते हैं, ये एनालॉगस, इसको बोलते हैं हिंदी में समरूप, ये समरूप संरचनाओं को बनाते हैं। देख, कन्वर्स टू प्रोड्यूस एनालॉगस स्ट्रक्चर, ये समरूप स्ट्रक्चर को बनाते हैं, समरूप संरचनाओं को बनाते हैं। जबकि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में लिखेंगे डाइवर्स टू प्रोड्यूस होमोलोगस स्ट्रक्चर, ये समजात संरचना बनाते हैं, समजात बोलते हैं इसमें बेटा। ठीक है, हिंदी में दे कन्वर्स टू प्रोड्यूस होमोलोगस स्ट्रक्चर, ये समजात संरचनाओं को बनाते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में लिखेंगे स्पीसीज अपीयरेंस बिकम्स मोर सिमिलर ओवर टाइम। स्पीसीज अपीयरेंस बिकम्स मोर सिमिलर ओवर टाइम। क्या, जो प्रजातियां हैं समय के साथ साथ वे एक समान दिखने लगती हैं, जो विभिन्न प्रजातियां हैं वे समय के साथ साथ एक समान दिखने लगती हैं। ठीक है, अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में लिखेंगे स्पीसीज अपीयरेंस बिकम्स मोर डिफरेंट ओवर टाइम। समय के साथ साथ प्रजातियां अलग अलग दिखने लगती हैं, समय के साथ साथ प्रजातियां अलग अलग दिखने लगती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में स्पीसीज आर अनरिलेटेड, प्रजातियां असंबंधित होती है या असंबंध होती हैं, प्रजातियां असंबंधित या असंबंध होती है, ब्रैकेट में जेनेटिकली डिफरेंट, अनुवांशिक रूप से भिन्न होती है, जेनेटिकली डिफरेंट, अनुवांशिक रूप से भिन्न होती है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में लिखेंगे स्पीसीज आर क्लोजली रिलेटेड, प्रजातियां निकट संबंधी होती हैं, प्रजातियां निकट संबंधी होती है, ब्रैकेट में शेयर जेनेटिक होमोलॉजी, जीन के स्तर पर एक समान होती हैं, शेयर जेनेटिक होमोलॉजी, जीन के स्तर पर एक समान होती हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में एग्जांपल लिखेंगे विंग्स ऑफ इंसेक्ट, बर्ड्स एंड बैट्स। क्या एग्जांपल लिखेंगे पक्षियों, कीटों के, पक्षियों के और चमगादड़ के पंख। विंग्स इन इंसेक्ट, बर्ड्स एंड बैट्स के, पक्षियों के, कीटों के एवं चमगादड़ के पंख। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में एग्जांपल लिखेंगे पेंटाडेक्टाइल लिम्ब स्ट्रक्चर, 5 उंगली वाले लिम्ब या
लिम्ब की संरचना, पेंटेड लिम्ब स्ट्रक्चर, ठीक है, या अपर लिम्ब स्ट्रक्चर, अग्रपाद या, ठीक है, पेंटेडेक्टाइल, 5 उंगली वाले अग्रपाद और पश्चपाद की संरचना, ठीक है, ब्रैकेट में वर्टिब्रेट्स, है ना। तो ये अब देखो ये क्यों लिखा है मैंने आपको, ये टेबल क्यों बनवाया है मैंने, मैं चाह देखो अब आप में से बोलेंगे सर इसको परफॉर्मेंस शीट में क्यों नहीं दिया, इसको ऐसा क्यों नहीं किया, इसको आपने पीडीएफ डाल दो। अरे भाई थोड़ा अपन एफर्ट करेंगे याद रहेगा बेटा, है ना, ठीक है। मुझे मालूम है कि कहां पे हमको मेहनत, कहां किस तरीके से मेहनत करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब क्या लिखता है एनसीईआरटी, वन कैन से दैट it is similar habitat that has resulted in selection of similar adaptive feature in different group of organisms। कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि ये शायद एक ही आवास का प्रभाव रहा होगा, एक ही हैबिटेट का प्रभाव रहा होगा कि जैव विकास की दिशा एक से सी रही, ठीक है ना, बट टुवर्ड्स दिस सेम फंक्शन, एक दिशा में नहीं और एक तरह के कार्य बने यहाँ पे। स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन है, पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन है, इज द एग्जांपल ऑफ एनालॉजी के। सिंपल सी बात है, मैंने आपसे कहा बेटा एनालॉगस ऑर्गन का फंडा क्या है। एनालॉगस देखो बेटा याद रख के, एनालॉगस ऑर्गन का फंडा ये है कि जो सिमिलर हैबिटेट, एक हैबिटेट में डिफरेंट प्रकार के जो है वो जीव आकर रहे तो उनको उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा। डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही हैबिटेट में आकर रहेंगे तो सबको अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा। क्लियर? तो क्या होगा, कैरेक्टर सिमिलर दिखाई देंगे, एक समान लक्षण डेवलप होंगे, भले ही ओरिजिन अलग अलग हो। तो ये एनालॉगस ऑर्गन की बात हुई। लेकिन जब आप बात करते हैं होमोलॉगस ऑर्गन की बात करते हैं तो क्या होगा, अलग अलग, यानी एक हैबिटेट अलग है, दूसरा हैबिटेट अलग है, तीसरा हैबिटेट अलग है, और जीवों को जो है वो कॉमन पूर्वज को अलग अलग दिशाओं में जाना पड़ा, अलग अलग हैबिटेट में रहना पड़ा। तो जहां जाएगा उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करेगा। तो स्ट्रक्चर अलग अलग दिखाई पड़ेंगे लेकिन उनमें एनाटॉमी के लेवल पे सिमिलरिटी देखने मिलेगी। ठीक है, इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, इसी प्रकार सिमिलरिटीज इन प्रोटीन एंड जीन परफॉर्मिंग ए गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव्स क्लू टू कॉमन एंसेस्ट्री। हम ये भी पाते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे अंदर जीन्स हैं जो दूसरे जीवों से मैच करते हैं। हमारा सबसे अधिक जीनोम, हमारा मनुष्य का सबसे अधिक जीनोम जो है वो मैच करता है चिंपैंजी के साथ में, सबसे अधिक चिंपैंजी से मैच करता है। कहते हैं चिंपैंजी में 48 क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो चिंपैंजी के 2 क्रोमोसोम फ्यूज होने पर ह्यूमंस में वो 1 क्रोमोसोम बना है और इसीलिए हमारे अंदर जो है वो 46 क्रोमोसोम है, चिंपैंजी में 48 क्रोमोसोम है। These biochemical similarities point to the same shared ancestry as structural similarity among the diverse organisms। आज हम प्रोटीन के लेवल पर, डीएनए के लेवल पर, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स के लेवल पर हम सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी का पता लगा सकते हैं। जैसे जब जीन्स की स्टडी की, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब हमारे जीन पढ़े गए, जब मानव जीनोम परियोजना में ह्यूमंस के जीन की स्टडी की गई तो मालूम चला कि हमारे जीन जो है वो बड़ी संख्या में चूहे के साथ शेयर है। मतलब माइसेस आर आल्सो क्लोजेस्ट टू अस, हमारे क्लोज है वो भी। पिग वो हमारे क्लोज है, चिंपैंजी हमारे क्लोज है, पर कई एनिमल जिनको हम अपने क्लोज समझते थे वो हमारे क्लोज नहीं है। ठीक है, Man has bred selected plant and animals for agriculture, horticulture, sports और security के। देखिए आदमी ने बड़ी संख्या में फसलों को जो है वो डोमेस्टिकेट किया है, उनको उगाया है, जानवरों को उगाया उसने, क्या जानवरों को उगाया, जानवरों को पाला है, नॉट उगाया के, पाला के। तो मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मेनी वाइल्ड एनिमल एंड क्रॉप्स के। अब देखिए सिंपल सी बात है कि आपको कहा जाए कि आपको किसी ने कहा कि देखो जो पड़ोस में जो रमेश रहता है, रमेश के खेत में जो गेहूं लगता है ना, उसकी बाली बड़ी, यानी गेहूं की बड़ी बड़ी सी वो बालियां होती है और बहुत सारा गेहूं लगता है, यानी एक पौधा बड़ा गेहूं पैदा करता है। अच्छा, और उसी के बाजू में सुरेश का खेत है जहां पर एक गेहूं का पौधा जो है वो हार्डली कुछ दाने छोटे साइज के कुछ दाने पैदा करता है। आपसे पूछा गया कि आप जो है आप किसका गेहूं अपने खेत में उगाना पसंद करेंगे? आप बोलेंगे भैया रमेश का गेहूं उगाऊंगा मैं तो, क्योंकि वो एक दाना खेत में लगाओ और बड़े साइज का दाना निकलेगा, उसमें बड़ी संख्या में निकलेगा तो फायदा होगा। ठीक है, डॉग की वैरायटी, हमें सुरक्षा करना है, घर की सुरक्षा के लिए कुत्ता पालना है, हमारे पास ऑप्शन है, इतना छोटा सा कुत्ता डॉग जो बॉम्बे के अंदर जो है कई सारे लोग लेके घूमते रहते हैं,
वो डॉग की कीमत लाखों रुपए में होती है, इतने छोटे डॉग की, कोई काम का नहीं, वो पर्स के समान है, वो पर्स लेके घूम रहे, कुत्ता लेके घूम रहे, ठीक है, किसी काम का नहीं, बस केवल वो भौंकता है और बस खेलता है आसपास में आके, ठीक। लेकिन वो जो बड़े साइज के कुत्ते होते हैं, डॉग होते हैं, शिकारी कुत्ते होते हैं, वो सुरक्षा करते हैं पूरे। आपने कभी देखा होगा जो भेड़ वाले होते हैं, जो भेड़ चराते हैं, जो भेड़ चढ़ाने वाले होते हैं ना, क्या बोलते, गडरिये होते हैं, वो कुत्ता पालते हैं, उनके जो डॉग होते हैं ना, वो ट्रेंड होते हैं, वो भेड़ को दूर कहीं जाने से रोकते हैं, वो घेर के ले आते हैं उसको। रात को जब वो गडरिये सोते हैं तो उनकी भेड़ों की सुरक्षा करते हैं वो, ताकि कोई व्यक्ति उनकी भेड़ को चुरा के ना ले जाए। आदमी ने देखा कि कुत्ता पाल सकते हैं, कुत्ता बात मान लेता है, खाना दोगे मान लेगा डॉग। आदमी ने शेर नहीं पाला, कि यदि टाइगर पाला, पता चला वो भेड़ को टाइगर ही खा गया। और एक दिन जो है मालिक ने समझाया, मालिक ने बोला क्यों अपने ही भेड़ को खा रहे हो, तो मालिक को भी खा गया कि बहुत हो गया मालिक अब, है ना, हम तो कॉर्निवोर, टॉप कॉर्निवोर, हमको कैसे पाल लिया तुमने। आदमी ने गलती नहीं की। आदमी शेर को, टाइगर को रखेगा भी ना तो पिंजरे के अंदर रखेगा वो, समझ में आई बात, मतलब भरोसा नहीं है उसका। तो आदमी ने बहुत अनुभव से सीखा, उसने किसको पाल सकते हैं, किसको नहीं पाल सकते हैं, कौन सी फसल को उगाना चाहिए, कौन सी फसल से फायदा है। बड़ी अच्छी एक मैंने अभी एक बुक पढ़ा था हाल ही में, सैपियंस, उसमें लिखा उसने कि आदमी को लगता है कि उसने गेहूं को पालतू बना लिया, आदमी को लगता है कि उसने गेहूं को पालतू बना लिया, और असल में गेहूं ने आदमी को पालतू बनाया है। यदि हम फसल ना उगाते, खेत ना लगाते, तो शायद हम जंगलों में घूमने वाले जानवर होते, हम घुमक्कड़ होते, हमको अपने प्रॉपर्टी का, राज्य का, किंगडम का कोई, राज्य बने कैसे, जो हमारे देश बने हैं ना, ये सब शुरुआत हुई है इसके ऐसे कि लोगों ने जाके जमीन पे कब्जा किया, जमीन पे उगाया, उगाने के बाद उन्होंने अब कहा कि ये मेरी जमीन, जबकि जमीन किसी की थी ही नहीं। आज कभी जंगल में बोला कि भाई किसी कोई जानवर की ये मेरा पेड़ वो तेरा पेड़, नहीं, वो जहां मिल गया वहां रह लेता हो जाके, ठीक है। तो मनुष्य ने डोमेस्टिकेशन किया क्रॉप्स का। लोग कहते हैं कि फसलों ने आदमी को रोक लिया अपनी जगह पे, तुम अब यहां से मूव नहीं कर सकते, तुमको सुरक्षा करनी है। खेत खुला कौन है, गेहूं, बंद घर के अंदर कौन है, आदमी। एक जमाने में आदमी भी खुला था। खैर अपने अपने ओपिनियन है वो, लेकिन बात इतनी सी है कि अभी हम जो बात कर रहे हैं कि आदमी ने खेती करने के दौरान क्या सीखा, उसने कहा ऐसे बीज को चुनो जो अच्छा हो, ज्यादा प्रोडक्शन दे, ऐसे जानवर पालो जो मजबूत हो, ऐसी गाय पालो अधिक दूध देती हो, ऐसी भैंस पालो अधिक दूध मिलता हो, ऐसा बैल पाल रखो जो अधिक काम करता हो, ऐसा घोड़ा पालो तेज दौड़ता हो। तो उसने किसी ने बोला कि काबुल के जो घोड़े हैं, काबुल के मिडिल ईस्ट के जो घोड़े हैं, बड़े साइज के और ताकतवर घोड़े हैं, अच्छा उसको लेके आओ, मांस मंगाया, उससे ब्रीड तैयार की, रिप्रोड्यूस कराया, अपने लोकल को, अपनी वैरायटी को इंप्रूव कराया। ये सब जेनेटिक्स जो है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये सब कुछ चला रहा है ना। आदमी ने नेचुरल सिलेक्शन में थोड़ा सा एड ऑन कर दिया, उसने अपने तरीके से करना शुरू कर दिया। क्या लिखा देखते हैं एनसीईआरटी में, दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज क्रिएटेड ब्रीड दैट डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड डॉग्स बट स्टिल आर इन द सेम ग्रुप। क्या कई तरह के आज आप मार्केट में देखेंगे तो जो है वो बहुत तरह की डॉग वैरायटी हमको देखने मिलती है। चिन्हुआ करके एक डॉग आता है, बड़ा महंगा आता है, कि एक जो है वो डॉबरमैन होता है, तो एक जो है वो बॉक्सर डॉग होता है, बहुत सारी वैरायटी है। यहाँ पे बॉम्बे में जो है वो बाकायदा हमारे न्यूज़पेपर में वो पंपलेट्स आते रहते हैं, और के वो आते ना जो अपनी बिल्स आते रहते हैं, उसमें कि लिखा होता है उसमें कि डॉग अवेलेबल है, ये वाला डॉग का ब्रीड अवेलेबल है, के और डॉग की प्राइस भी बड़ी महंगी होती है। खैर, इट इज आर्ग्यूड दैट इफ within hundreds of years man could create new breeds, could the not nature have done the same over million of। अब यहां पर एक बड़ा लॉजिकल सी बात है, आदमी ने जो है जब कुछ क्रॉप में कुछ उठापटक किया उसने, और क्रॉप की नई नई ब्रीड बना ली हमने, भाई हम तो आज फसलों की कई ब्रीड बना के बैठे हुए हैं, हमने एनिमल्स की, डॉग की कई ब्रीड बना ली, हमने कैट की कई ब्रीड बना ली, हमने हॉर्स की कई ब्रीड तैयार कर ली हमने। जब हम ये काम कर सकते हैं तो प्रकृति तो अपने आप में एक बड़ी प्रयोगशाला है, प्रकृति तो अपने आप में एक बड़ी प्रयोगशाला है, उसमें ये काम क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई संदेह नहीं इस बात में कि प्रकृति में ये काम नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए ये तो बात की हमने कि सिलेक्शन की। हाँ,
प्रकृति की प्रयोगशाला में ये बिल्कुल संभव है, ये बिल्कुल संभव है कि नए नए ब्रीड बन सकते हो उनके, क्योंकि हम भी तो वो काम करते हैं। प्रकृति, जैसे हमने क्या किया, हमने देखा कि आज ऐसी किस फसलें जो कम प्रोडक्शन वाली थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं। हमने वो चुनते गए जो हमको अधिक प्रोडक्शन था। हमने गेहूं की वो वैरायटी को प्रमोट किया जो हमारे फायदे की थी। हमने जंगलों को काट के वहां पर हमने गेहूं लगा दिया। आज डोमिनेट कौन कर रहा है? गेहूं, मक्का डोमिनेट कर रहे हैं, बहुत बड़े हिस्से पे लगे हुए हैं। तो जब हम चुनकर एक चीज को बढ़ावा दे सकते हैं, तो ये प्रकृति इतनी बड़ी प्रयोगशाला है, इसने भी चुना होगा। ऐसे ही नेचुरल सिलेक्शन होगा जो हम आज कर लेते हैं अपने से। हम जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं प्रकृति में बड़े पैमाने पर ये हुआ होगा। ठीक है, तो कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है, यहां से कहानी फिर शुरू होती है अगले मोड़ पर। अगले मोड़ पर हम बात करेंगे क्या प्रकृति में कोई ऐसी घटना हुई है जो हम प्रमाण के साथ बात करेंगे कि डार्विनिज्म छलावा नहीं है, डार्विनिज्म छल नहीं है। यह बात अलग है कि डार्विनिज्म में कोई सुधार किए गए, उसमें डार्विन की ओरिजिनल अवधारणाओं में कुछ सुधार किए गए, लेकिन यह लॉजिकल है, प्रमाणों के साथ है, और वो आगे समझेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.